नमस्कार साथियों, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के भी वासी हैं जिस देश को लोग सोने की चिड़िया कहते थे। तो आज के वीडियो में हम लोग ये भी बताएंगे कि हमारे देश में इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है। तो हमारे देश की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में की थी। ये ससुर का नाती वास्को डी गामा भारत के खोजले रहना 1498 में। जैसे भारत कहीं हेरायल लाल है। आप समझ सकते हैं कि भारत का कहीं हेरायल लाल है। भारत कहीं हेरायल लाल हुई तो हम लोग उस देश के वासी हैं जिस देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो इस समय आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में 2024 की लोकसभा चुनाव में हॉट सीट के रूप में बन चुकी गाजीपुर लोकसभा सीट की बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस लोकसभा सीट में हम लोग जानने से पहले थोड़ा ये भी जान लेंगे कि गाजीपुर सीट पर 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो है अफजाल अंसारी जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, और मुख्तार अंसारी के मौत के बाद ये सीट जो है काफ़ी चर्चाओं में रह रही है। दूसरे प्रत्याशी हैं भाजपा के पारसनाथ राय, जो कि एक अनजाने से प्रत्याशी हैं जिनका कहीं कोई अता पता भी नहीं था राजनीति जगत में। तीसरे प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के उमेश सिंह। ये 3 प्रत्याशी हैं। तो यहाँ का मुकाबला जो है कि त्रिकोणीय है। तो हम लोग थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं कि हमारा देश भारत बहुत ही महान देश है। और महान देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। तो पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं कि हमारे देश में सबसे पहले मनुष्य पैदा हुआ या फिर दूसरी सभ्यताओं में। तो इतिहास के अनुसार ये जानकारी मिलती है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो इराक के आसपास कहीं फैली हुई थी। और दूसरी सभ्यता आती है मिस्र की सभ्यता। और तीसरी सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको कि हड़प्पा की सभ्यता अथवा मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहते हैं। तो दुनिया के इतिहासकारों में ये मतभेद है कि पहला इंसान धरती पर का कहाँ पैदा हुआ था, मतलब सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। कुछ लोग कहते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, और कुछ लोग कहते हैं कि मिस्र की सभ्यता है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो भारत, पाकिस्तान और पड़ोसी देश के आसपास क्षेत्रों में फैली हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गांव के प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक की चर्चा करेंगे। और भी हम लोग गाजीपुर लोकसभा सीट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव लोकसभा के चल रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही भारत में IPL 2024 का फाइनल ख़त्म हुआ है। ये फाइनल आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किन किन टीमों के बीच खेला गया था और किस टीम ने जीता अधिक पैसा, और जो टीम हारी उसको कितना पैसा मिला। तो आज हम लोग चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं। तो चुनाव में देखिए IPL 2024 की तरह ही लोकसभा 2024 वाला एक मैच चल रहा है। ये मैच बहुत ही धांसू मैच है जो 2 गठबंधन के बीच खेला जा रहा है। एक गठबंधन है NDA गठबंधन। इस गठबंधन के जो कप्तान है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो दूसरा गठबंधन है वो है इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन के कप्तान का तो अता पता नहीं है। सारे लोग कहते हैं कि मैं भी कप्तान। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश जी जैसे ये लोग जो है कह रहे हैं कि हम लोग भी सभी लोग कप्तान ही हैं। हम लोग कप्तान का फैसला मैच खत्म होने के बाद करेंगे। तो ये जो दिलचस्प लड़ाई है, ये इस दिलचस्प मैच रूपी जो चुनाव रूपी मैच वाली लड़ाई है,
इस मैच में पिच कौन बनाता है? पिच कोई क्यूरेटर तो बनाता नहीं है। इस मैच में जो पिच बनाता है वो पार्टियां खुद अपनी अपनी बनाती हैं पिच। कोई पार्टी धर्म रूपी पिच तैयार करके धार्मिक आधार पे हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगती है, तो कोई और पार्टी आपकी हो गई वो विकास रूपी पिच तैयार करके विकास के नाम पे वोट मांगती है कि मैंने स्कूल बनवाए, मैंने अस्पताल बनवाए और मैंने ये काम किए, तो विकास के नाम पे मुझे वोट दीजिए। कुछ पार्टियां हैं इसी में जो कि ये कहती हैं कि जाति रूपी पिच बनाती हैं और जाति के नाम पे वोट मांगती हैं। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पूरे भारत की जनता 140 करोड़ लोग इस लोकसभा चुनाव रूपी मैच को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख और सुन रहे हैं। इस मैच में 140 करोड़ जनता का रोल क्या है? 140 करोड़ जो जनता है वो एक तरह से एम्पायर का काम कर रही है। एम्पायर का काम कर रही है, वही बता रही है कि कितना रन आपका बना, कितना रन बना। और ये चुनाव इतना फेमस है कि हमारे जो दुश्मन देश है जैसे कि पाकिस्तान, तो यहाँ कहा जाता है कि चूंकि भारत में चुनाव है इसलिए पाकिस्तान में तनाव है। तो पाकिस्तान भी इस मैच को बड़ा ध्यान से देख रहा होगा। और पाकिस्तान के पीछे खड़े रहने वाले हमारे जो पड़ोसी देश हैं चीन, जिसको हम लोग चीनी चच्चा कह सकते हैं, चीनी चच्चा भी जो है कि इस मैच को बड़ा ध्यान से देख रहे होंगे कि कौन जीतेगा, एनडीए जीतेगा या फिर इंडिया जीतेगा। तो इस चुनाव में हम लोग जानते हैं कि 6 चरणों का चुनाव हो चुका है और ये 7वां चरण और आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को वोट पड़ेगा और 1 जून को वोट पड़ने के बाद 4 जून को गिनती शुरू होगी। तो सब लोग अपनी अपनी पिच तैयार कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना भाषण दे रहे हैं, सब लोग अपने अपने वादे गिना रहे हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि क्या भारत की जनता कैसे वोट करती है और कैसे चुनती है। तो देखिए, आप देखे होंगे कि प्रधानी का चुनाव जो सबसे छोटा चुनाव होता है, इसमें सबसे छोटा नेता चुना जाता है। तो सबसे छोटा नेता जो होता है प्रधानी का चुनाव कैसे होता है कि मान लीजिए कि पूरे गांव में किसी गांव की जनसंख्या 100 है, किसी गांव की जनसंख्या कितनी है? 100 है। तो 100 लोग टोटल वोटर है। अब 100 लोग में से आपको मान लीजिए कि 70% लोग पढ़े लिखे हैं, 70% लोग पढ़े लिखे हैं और 30% लोग अनपढ़ हैं या इन लोगों के पास डिग्री नहीं है। 70% लोग पढ़े लिखे लोग हैं, 30% लोग अनपढ़ हैं। लेकिन भारत में ये भी है कि शिक्षित और संस्कारित व्यक्ति मान लीजिए कि 40%, 70% तो पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन उसमें से जिनको शिक्षा का वास्तविक ज्ञान और संस्कार का वास्तविक ज्ञान है, ऐसे लोग 40% है। और 60% लोग एक तरह से कुछ लोगों के पास डिग्री है लेकिन कुछ जो अनपढ़ों की तरह व्यवहार करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये 60% लोग बकलोल टाइप के हैं या फिर पियक्कड़ टाइप के हैं। आप इनको नशेड़ी, जुआरी, आवारा भी कह सकते हैं, ये ऐसे लोग हैं। अब मान लीजिए कि ये 40% लोग डिसाइड करें कि हम लोग फलाने को किसी एक आदमी को चुनाव लड़ा दें और गांव में उसको घुमाना शुरू कर दें और कहे कि यह आदमी बहुत ही पढ़ा लिखा है, इसको आप लोग वोट दीजिए। तो गांव में जब घुमाए तो गांव की जो अनपढ़ जनता है, 60% जो जनता है, जो कि शिक्षा तो है लेकिन कुछ शिक्षित नहीं भी है, कुछ बिना शिक्षित हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अच्छा आपको प्रधान बना दिया जाएगा तो आप करेंगे क्या बताइए। तो वो कह रहा है कि प्रधान हमको बना देंगे तो हम दारू जुआ शराब बंद करा देंगे, दारू जुआ और शराब बंद करा देंगे। जितना पैसा आएगा सरकार की तरफ से उस पैसे को विकास में लगाएंगे, रोड चक्रोड खड़ंजा वगैरह बनाएंगे या जो भी विकास काम होगा वो करेंगे। तो अब ये जब कहेगा तो उसमें जो 60% लोग जो शिक्षित नहीं है या फिर कहें कि बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, वो लोग सोचेंगे कि अरे यार ये तो प्रधान हो जाए तो हमान का दारू गंजवा बंद करा दी, आज जब मजा आवा था दारू गांजा पिए वो तो बंद करा दे। तो उन लोग क्या करेंगे? कहेंगे कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, जीत जाएगा तो ऐसा करेगा। ये लोग जो है एक आदमी को पकड़ के ले आएंगे, एक दूसरे आदमी को पकड़ के ले आएंगे अपनी बिरादरी में से और दूसरे आदमी को चुनाव लड़ा देंगे।
और ये जाकर के घूम घूम के कहेंगे कि आप लोग हमको वोट दीजिए, हम जब प्रधान हो जाएंगे तो बहुत काम करेंगे। तो लोगों ने पूछा कि गांव के लोग पूछना शुरू किए कि भाई कौन सा काम करेंगे बताइए जरा। तो कहे कि आई दारू ले ला, गांजा ले ला, शराब ले लो, उसके बाद ऐसे ही चलत रही, चुनाव जीते तो और बताइए। तो लोग सोचे कि अरे यार ये तो बड़ा समझदार आदमी है, दारू मुर्गा दे रहा है। तब आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान के भाई और बहनों, आप समझ सकते हैं कि जीतेगा कौन। एक वो जो पढ़ा लिखा कैंडिडेट खड़ा किया है, समझदार, संस्कार युक्त, शिक्षित, या फिर जो अनपढ़ कैंडिडेट खड़ा किया है वो जीतेगा। आप लोग अपना जवाब जरा कमेंट में दीजिएगा। मुझे लगता है कि आप लोग इतने समझदार हैं कि आप लोग समझ गए हो कि जीतेगा कौन। तो ये तो हो गया भारत में होने वाला सबसे छोटा चुनाव। हालांकि कागजों में लिखा है कि लोगों को आप प्रलोभन देकर के वोट नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी भारत में कुछ ऐसा होता रहा है क्योंकि भारतीय प्रशासन या फिर भारतीय पुलिस व्यवस्था की उतनी पहुंच नहीं है कि जगह जगह रोक लगाए, या फिर कह सकते हैं कि जनता इतना जागरूक नहीं है कि लोगों को रोके। तो अब हम लोग चलते हैं प्रधानमंत्री सबसे छोटा चुनाव। अब सबसे बड़े चुनाव की बात करते हैं। सबसे बड़ा चुनाव कौन सा है? सबसे बड़ा चुनाव भारत के लिहाज से देखा जाए तो प्रधानमंत्री का चुनाव है। तो प्रधानमंत्री के चुनाव में हमारे देश में कितनी जनसंख्या है भाइयों? तो 140 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की लगभग मानी जाती है। तो इसमें से जितने भी 140 करोड़ को हम लोग मान लेते हैं कि पूरे मान लो वोटर है। हो सकता है कि पूरे वोटर ना हो, कुछ लोग कम ही लोग वोटर 18 साल से नीचे भी हों। तो अब उसमें से एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट, संस्कारवान और सुशिक्षित कैंडिडेट खड़ा होगा और अनपढ़ कैंडिडेट खड़ा होगा। तो जीतेगा कौन? क्योंकि अनपढ़ों की, अशिक्षितों की जनसंख्या बहुत कम है। तो जाहिर है कि पढ़े लिखे लोग जो रोजगार की बात करेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ों की बात करेंगे, नैतिकता की बात करेंगे, उनको वोट कम मिलेगा। और जो अनपढ़ लोग हैं उनको वोट ज़्यादा मिलेगा, वो चुनाव जीत जाएगा। तो इसका कारण यह है कि या तो हम लोग अपने ऊपर जो प्रधानमंत्री का चुनाव, इस प्रधानमंत्री के चुनाव में एक अशिक्षित प्रधानमंत्री चुन लें, या तो फिर हम लोग क्या करें कि अपने देश की पूरी जनता को शिक्षित करें, समझाएं कि कैसे लोग अच्छे होते हैं, कैसे लोगों को चुनना चाहिए। तो ये काम मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने किया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि पढ़ा लिखा चुनने के लिए क्या करना है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा गाजीपुर के इतिहास पे चलते हैं। गाजीपुर जो ज़िला है, इस लोकसभा सीट में, इस गाजीपुर शहर का गाजीपुर नाम क्यों पड़ा? गाजीपुर का नाम तुगलक वंश के शासनकाल में सैयद महमूद गाजी के नाम पर इसका नाम गाजीपुर रखा गया। और लेकिन कुछ और भी इतिहासकार हैं, वो ये कहा करते हैं कि गाजीपुर का प्राचीन नाम गाधीपुर था, जिसको सन 1330 ईस्वी में गाजीपुर कर दिया गया। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज ये भी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज राजा मनधाता का ये गाजीपुर गढ़ था। इसी गाजीपुर में सन 1820 ईस्वी में अंग्रेजों ने विश्व का सबसे बड़ा अफीम का कारखाना बनाया था। तो आज के समय में ये सीट जो है हॉट सीट बन चुकी है। इस सीट गाजीपुर को लाहौरी काशी के नाम से भी जाना जाता है। गाजीपुर को वीरों की धरती भी कहा जाता है, वीर अब्दुल हमीद की धरती भी कहा जाता है, और गाजीपुर को पहलवानों की धरती भी कहा जाता है। गाजीपुर में गहमर एक ऐसा गांव है जिसमें लगभग हर घर के लड़के सेना में रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं गाजीपुर का इतिहास बहुत ही आकर्षक है। अब जानिए कि ये 7वें चरण में जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में सबसे नंबर 1 पर जो सबसे ज़्यादा वोट वाली जो सीट है वो है गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे 20,74,000 वोटर गाजीपुर में है। तो 20,74,000 वोटर गाजीपुर में है। अगर मान लिया जाए कि सभी वोट पड़ते हैं तो 3 प्रत्याशी अगर बराबर बांटा जाए तो 7-7 लाख वोट पड़ना चाहिए, लेकिन पूरा वोट पोल नहीं होता है। इसके बाद दूसरे नंबर की जो सीट है पूर्वांचल की, वो है यूपी की घोसी की सीट है। तीसरे नंबर की जो सीट है वो है भदोही की सीट। घोसी में 20,66,000 मतदाता पंजीकृत हैं, जबकि भदोही में 20,18,000 मतदाता पंजीकृत हैं। चौथे नंबर पे वाराणसी की सीट आती है 19,62,000 मतदाता के साथ। तो ये सीट हो गई, ये तो हो गया चुनावी आंकड़ा। अब हम लोग देखें कि इस देश में लोग राजा कैसे बनते हैं। अभी
जैसे पहले का ज़माना था दोस्तों, भाइयों और भाभीियों, जो भी आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो इस देश में पहले राजा कैसे लोग बनते थे। तो तलवार की युद्ध होते थे, तलवार के यानी गोली बम बंदूक गोला बारूद की युद्ध होते थे। उस युद्ध में एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करता था और जो राजा मारा जाता था वो हार जाता था और जो राजा जीतता था वो वहाँ का राज चलाता था। हमारे देश में इसी तरह से राजपाट चलता रहा। तो पहले हमारे देश में सिंधु घाटी की सभ्यता थी, फिर आर्य लोग आए, आर्यों के बाद फिर मुगल लोग कुछ दिन तक राज किए, मुगल लोगों के बाद फिर अंग्रेज लोग कुछ दिन राज किए। अंग्रेजों के राज करने के बाद हमको 1947 में आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद तो भारत में लोकतंत्र लागू हुआ। अब लोकतंत्र लागू हुआ तो क्या दोस्तों हमारे देश में क्या कोई देश का भारत का कोई धर्म है? तो हमारे देश का कोई धर्म तो है नहीं। जैसा कि संविधान कहता है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसी हमारे देश में मौर्य वंश के जो अशोक सम्राट हैं वो विश्व के सबसे महानतम सम्राट गिने जाते हैं। दुनिया में लगभग 200 देश हैं और 200 देश में जो सबसे महानतम सम्राट हैं वो अशोक मौर्य को, जो कि मौर्य वंश के थे, इन्हीं को ये दर्जा मिला है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हम लोग उस महान देश से बिलोंग करते हैं जिसमें अशोक मौर्य जैसा महान सम्राट हुआ था। तो आप लोग देखे होंगे नोट पे देखे होंगे कि एक शेर का निशान बना होता है। आप उस नोट में शेर के निशान को अगर आप लोगों ने देखा होगा, या सिक्के पर, जिसको कि भारत और बकरी कहते हैं या फिर हेड या टेल कहते हैं, तो इसके एक साइड जो है कि शेर बने होते हैं। उस शेर में कितने शेर होते हैं और कितने निशान बने होते हैं, उसको कमेंट करके आप लोग वीडियो में बताइएगा। तो अब ये जो मैच चल रहा है, चुनाव रूपी मैच, इस मैच में एक तरफ कप्तान जो है वो नरेंद्र मोदी हैं और उस टीम के जो कोच हैं वो आरएसएस हैं, और जबकि दूसरी तरफ वाले में मैंने बताया कि कप्तान ओपन नहीं है, सभी लोग अपने आप को कप्ताना महसूस करते हैं और कोच का भी अता पता नहीं है। तो हम लोग मूल बात की तरफ आते हैं दोस्तों, कि जैसे कि भारत की जनसंख्या 60%, 70%, 80% गाँव में रहती है। गांव के लोग जब गाय या बैल खरीदने के लिए जाते हैं तो गाय और बैल की प्रजाति देखते हैं, गाय की और बैल का दांत देखते हैं कि दांतल है कि ना दांतल है। इसी तरह जब लोग दूल्हा और दुल्हन खोजने के लिए जाते हैं शादी के लिए, तो जा करके देखते हैं कि दुल्हा कैसन है, उसका खानदान कैसा है, उसका दारू उरू तो नहीं पीता है, या फिर पढ़ा लिखा है कि नहीं, इसका बैकग्राउंड कैसा है, जो लड़की है वो कैसी है, काम हम करती है घर की नहीं, केवल देखने में सुंदर है। तो इसी तरह से दोस्तों जब कोई छोटे गांव के लोग अपना कोई छोटा सा सामान खरीदने या कुछ शुरुआत करने जाते हैं तो बहुत सा चेक करते हैं। तो अब हो गया हम लोगों का देश का राजा चुनना, भारत देश का राजा चुनना है हम लोग 140 करोड़ लोगों को। तो 7वां चरण है, तो हम लोग जो लोग बचे हैं उनको राजा चुनना है। तो क्या हम लोगों को जो नेता चुनना है कि कौन सा नेता हमारा राजा बनेगा, कौन सा नेता हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, उसको ठोक ठठा के चेक ना करे के चाहिए, उसको भी ठोक ठठा के चेक करना चाहिए कि इसका खानदान कैसा है, इसका इतिहास कैसा है, इसको आज हम वोट दे देंगे तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, चेक करना चाहिए कि नहीं। कमेंट करके यस या नो में जवाब दीजिएगा आप लोग। तो आप लोग, भारत की जनता बहुत समझदार जनता है और आप लोग बहुत समझदार लोग हैं। आप लोग समझ सकते होंगे कि चुनाव कोई छोटा मोटा रोल नहीं है, क्योंकि एक दिन का वोट नहीं है। आज आपने वोट डाल के आगे किसी को राजा बना दिया आपने, तो राजा बना दिया तो वो राजा केवल एक दिन में सत्ता से उतरने वाला नहीं है। वह जो राजा बनेगा 5 साल के लिए चुना जाएगा और 5 साल आपके लिए फैसले करेगा कि 5 साल आपको कैसा बिजली देगा, 5 साल में आपको कैसा रोजगार देगा, 5 साल में आपके लिए हॉस्पिटल बनवाएगा कि नहीं, 5 साल में कानून व्यवस्था सुधारेगा कि नहीं सुधारेगा, 5 साल आप उसको फ़ोन करके बुलाएंगे तो आपके दरवाजे आपके भी आएगा कि नहीं आएगा। ये सब बहुत सी बातें हैं। और वो दुनिया से क्या लाएगा, दुनिया को क्या देगा, ये सब छोटी बड़ी बहुत सी बातें विचार करना होता है। तो आप लोग भी, जितने भी नेता हैं जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 5 साल में आपको एक बार एम्पायर बनना होता है और सबकी कापी जांचनी होती है, सारे नेता परीक्षा देने वाले होते हैं। तो 1 जून को आपको कापी जांचना है और एकदम सुबह सुबह उठ करके आप लोग किसी एक पार्टी को या फिर किसी एक संस्था को, जिसको भी, किसी एक सांसद को जिसको आप
वोट देना चाहते हैं उसको वोट जरूर दें। देखाइए कुछ लोग कहते हैं कि हम वोटवे देवे ना जाए, हम केहू के ना देवे, ना एनडीए के देव ना इंडिया के देव। काहे भैया, काहे ना देवा? कोनो तोहरे लिए भी सरकार व्यवस्था के लिए ना देवे के मन है तो तू जा, तोरो वोटवा गिनाई वहाँ कि तोके नहीं यह पसंद है ना वह पसंद है, तो उसमें एक और बटन होती है, वोटिंग मशीन में एक और बटन होती है जिसको कि नोटा वाली बटन कहते हैं। जिस पे नोटा लिखा होगा उसको आप अगर दबाएंगे तो वह वोट जो है ना तो इनको ना तो उनको, मतलब आपका वोट गिना जाएगा कि आप दोनों लोगों से नाराज हैं, पक्ष से और विपक्ष दोनों लोगों से नाराज हैं। तो ऐसा वोट आपको करना है। तो राजा चुनने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा। आप अपना वोट भले किसी से नाराज हो किसी से खुश हो, लेकिन अपना वोट डालने जरूर जाइए और जो प्रत्याशी आपको पसंद हो उसको वोट दीजिए, और अगर नहीं पसंद हो तो फिर आप किसी भी नोटा वाले बटन को ही दे दीजिए। अब हम लोग देखें कि इस समय चुनावी युद्ध चल रहा है। जैसा कि महाभारत में युद्ध चला था, महाभारत में 5 पांडव एक तरफ थे और कौरवों की टीम एक तरफ थी, और उसमें 5 पांडवों ने एक प्रस्ताव रखा था कि श्री कृष्ण भगवान ने उनकी तरफ से कि 5 गांव हमको इन लोगों को दे दीजिए, बेचारे सब कहीं रहेंगे बसर करेंगे। तो कौरवों की जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे, 1 इंच देने के लिए तैयार नहीं है। उस महाभारत में क्या हुआ परिणाम आप लोग जानते हैं। तो ठीक इसी तरह से इस समय हमारे देश में चुनाव चल रहा है। चुनाव में मतलब सत्ता का हस्तांतरण होता है, प्रधानमंत्री एक आदमी दूसरे आदमी पर या फिर एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाता है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में जब चुनाव होते हैं तो सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण नहीं होता है, लेकिन हमारे देश का इतिहास रहा है कि हमारे देश में सत्ता का हस्तांतरण बहुत ही शांतिपूर्ण हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, कहानी जानते होंगे कि दुनिया में कितने देश हैं, जरा कमेंट करके बताइएगा। दुनिया में जितने देश हैं उस दुनिया में पूरी दुनिया को चलाने के लिए केवल 5 चौधरी चुने गए हैं। कितने चौधरी? 5 चौधरी। तो 5 चौधरी में CEARF है। C का मतलब चाइना है, E का मतलब इंग्लैंड है, A का मतलब अमेरिका है, R का मतलब रूस है, F का मतलब फ्रांस है। तो 5 देश मुझे लगता हो गया दोस्तों। तो 5 देश ऐसे लोग हैं जो जैसे गांव में चौधरी होते किसी गांव को चलाते हैं, वैसे ही ये 5 देश मिल करके पूरी दुनिया को चलाते हैं। अब दुनिया को चलाते हैं तो जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो परमाणु बम गिरा था, पहला परमाणु बम, वो जापान के हिरोशिमा नामक शहर पे गिरा था। उस युद्ध के बाद दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, और संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऑफिस थी जिसमें कि 5 चौधरी बैठेंगे, आपस में डिसीजन करेंगे दुनिया को कैसे चलाना है। तो ये जो 5 चौधरी है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू को लोगों ने ऑफर दिया, पश्चिमी देशों ने, ज़्यादातर उधर के देश थे, उन्होंने ऑफर दिया कि भारत भी इसमें चौधरी बन जाए। तो जानते हैं कि भारत थोड़ा मार झगड़ा में उतना यकीन नहीं करता है। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने, जैसा कि सुना जाता, कहा कि हमको चौधरी नहीं बनना है, चौधरी दोनों लोग बन जाए। तो 5 चौधरी मिलकर के दुनिया को चला रहे हैं। देख रहे हैं कि इस समय जो हमारा देश है भारत, अब चौधरी बनने के लिए जुगाड़ लगा रहा है, अमेरिका को पटा रहा है, फ्रांस को पटा रहा है, इंग्लैंड को पटा रहा है। लेकिन हमारा जो पड़ोसी है चीन, ये कहता है कि नहीं नहीं, भारत चौधरी बन के क्या करेगा। तो चीन जैसा देश उस समय जवाहरलाल नेहरू के कहने पे चीन को अस्थाई सदस्यता दे दी गई थी। तो अस्थाई सदस्यता दे दी गई थी, लेकिन चीन जो है कि भारत को अब आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोक रहा है। तो हम 140 करोड़ देशवासियों का ये परम कर्तव्य बनता है कि मैंने एक छोटा सा एक प्रयास किया है। इससे भारत की जो आम जनता है ये लोग शिक्षित होंगे, समझदार होंगे। आप लोग, मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया है कि हमारे देश में जो सांसद चुना जाता है उसको कितना वेतन और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो आप जानते हैं कि एक सांसद को 1 साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है सरकार की तरफ से। कोई सांसद अगर चुन लिया गया तो उसको 1 साल में 5 करोड़ रुपया दिया जाता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, रोड बनवाने के लिए, स्कूल या जो भी व्यवस्थाएं बनवाने के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं, पब्लिक के फायदे के लिए। 1 साल में 5 करोड़ का मतलब हो गया 5 साल में 25 करोड़। तो जैसा कि किसी लड़के या लड़की की शादी होती है, गांव में जब शादी से पहले पितर को निमंत्रण दिया जाता है, पितर ने उताला ना, तो पितर के निमंत्रण में 3 पीढ़ी के पितरों को बुलाया जाता है।
आमतौर पे ये परंपरा रही है कि 3 पीढ़ी के पितरों को बुलाया जाता है। ठीक उसी तरह हम लोग गाजीपुर सीट पे चर्चा करते हुए चलते हैं कि इस समय जो वर्तमान पीढ़ी में गाजीपुर के सांसद कौन है। तो आप लोग जानते हैं कि गाजीपुर के सांसद श्रीमान अफजाल अंसारी जी हैं, और उसके पहले एक पीढ़ी हो गया, दूसरी पीढ़ी उसके पीछे वाली पीढ़ी में इस गाजीपुर के सांसद कौन थे, तो वो मनोज सिन्हा जी थे। अब मनोज सिन्हा जी थे, इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ठीक उसी तरह से तीसरी पीढ़ी में हम लोग जाएं तो तीसरी पीढ़ी में यहाँ पे लोकसभा सांसद कौन थे, तीसरी पीढ़ी में यहाँ पे लोकसभा सांसद राधे मोहन सिंह जी थे। और आपको ये भी याद होगा कि आज़ादी मिलने के बाद 1952 में पहला चुनाव हुआ था। उस समय श्री विश्वनाथ सिंह गहमरी यहाँ के पहले सांसद थे गाजीपुर के। तो ये आज हम लोगों के गाजीपुर के लोगों को विचार करने का समय आ चुका है दोस्तों कि आज़ादी मिलने के बाद हमसे बाद में गाजीपुर से बाद में जो ज़िले बने हैं, जैसे कि आपके मऊ और बलिया, ये जो ज़िले हैं गाजीपुर की तुलना में ज़्यादा विकास कर चुके हैं। अब गाजीपुर की जनसंख्या भी ज़्यादा है, लेकिन गाजीपुर के लोग क्यों नहीं विकास कर पा रहे हैं? क्या हमारा सांसद अच्छा चुना नहीं जाता इस वजह से, या फिर यहाँ की जनता धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और भाई भतीजावाद के नाम पे वोट देती है इस वजह से? बाकी बात आप लोग खुद समझदार हैं, चाहे आप जिसको भी वोट देना हो दें, या तो पक्ष को या फिर विपक्ष को या फिर नोटा को, और अपना वोट जरूर दें, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें, पूरे वर्ल्ड की निगाहें हमारे देश पर बनी हुई है और पूरा दुनिया देख रही है कि भारत के लोग, इस महान देश के लोग क्या करते हैं अपना प्रधानमंत्री चुनने के लिए। तो ये प्रधानमंत्री का ही चुनाव कहा जाता है। अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो आगे की बात है। कभी कभी पार्टियां जो है चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री तय करती हैं और कभी कभी पहले से भी तय होती है। तो एक बार गाजीपुर के जो भोजपुरी लोग हैं उनसे मेरा भोजपुरी में एक प्रश्न है, क्या भारत के फिर से सोन चिड़ैया बनावल जा सकत है? अगर भारत को फिर से सोन चिड़ैया हम लोग बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं? एक वोट के जरिए हमन का सोन चिड़ैया बना सकत है जा। तो आप लोग कल सभी लोग वोट डालने जरूर जाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता कहे जाते हैं भारतीय संविधान के, उनका कहना था कि शिक्षित बनो और संघर्ष करो। तो आप लोग चुनावी रूप में भारत की जनता शिक्षित नहीं है, डिग्री तो सबके पास है, हाई स्कूल इंटर पास की, लेकिन चुनाव में किसको वोट देना चाहिए, हमारा सांसद और प्रधान का कितना पैसा आता है, सांसद और प्रधान अपने पैसे का हिसाब किताब देगा कि नहीं देगा, ये हम लोग नहीं जान पाते हैं। और जो आदमी जो है कि प्रधानी में या फिर प्रधानमंत्री में दौड़ दौड़ करके वोट मांगता है, प्रधानमंत्री या फिर प्रधान बन जाने के बाद ताकता भी जागता भी नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ कर मतदान करें और अपना भविष्य और अपने बाल बच्चों का भविष्य और अपने देश का भविष्य बनाने के लिए थोड़ा सोच विचार करें और मतदान अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक मसाल मैंने जलाई हुई है, ये मसाल आप लोगों को जला के रखनी है और हर लोगों तक कोशिश करिए कि इस वीडियो को जो भी अशिक्षित है उनके पास पहुंचाइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।